सो साइतमा वर्सेस सन वुकोंग इनविंसिबल, एक ऐसा वर्ड जो कि मानो इन दोनों कैरेक्टर्स के लिए ही बने। साइतमा और सन वुकोंग दो ऐसे कैरेक्टर हैं जिनका ऑरा ही काफी है उनकी डोमिनेंस को दिखाने के लिए। साइतमा जिसे हम वन पंच मैन के नाम से भी जानते हैं, जिसका एक पंच काफी है किसी भी गॉड टियर बीइंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए। दूसरी ओर सन वुकोंग भी कम नहीं है, उसे गिराने के लिए बहुत सारे पैंथियंस के गॉड्स आए लेकिन वो खुद ही गिर गए इसके ताकत के सामने। लेकिन क्या साइतमा की स्ट्रेंथ इनफ होगी सन वुकोंग को हराने के लिए, या फिर सन वुकोंग साइतमा को ही हरा देगा? सो वेल, इसका आंसर जानने के लिए ना आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। सो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर दो, चैनल पे नहीं हो तो अभी का भी सब्सक्राइब कर दो। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट थिंग्स स्टार्टेड। वन पंच मैन ये स्टोरी फॉलो करती है एक ऐसे ह्यूमन को जिसके पास गॉड लाइक पावर्स हैं, जो कि किसी को भी एक ही पंच में डिस्ट्रॉय कर सकता है, नो मैटर हाउ बिगर दे आर, नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्गर दे आर। साइतमा बचपन से एक हीरो बनना चाहता था जो कि इनोसेंट लोगों को प्रोटेक्ट करे, जिसके लिए उसने बहुत ही ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग की, बट वो कभी समझ ही नहीं पाया कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। साइतमा एबल हुआ अपने लिमिटर को तोड़ने के लिए बाय हिज ट्रेनिंग रूटीन। 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स, 10 किलोमीटर रनिंग, 3 years कंटिन्यूसली एवरी सिंगल डे विदाउट एनी ब्रेक, जिसकी वजह से साइतमा का लिमिटर टूट गया, जो कि इसे अलाउ किया कि उसकी स्ट्रेंथ को ग्रो करने के लिए इनफिनाइटली। लिमिटर एक्चुअली एक ग्रोथ लिमिट है जो कि गॉड्स ने हर लिविंग बीइंग के ऊपर सेट किया है, जिसकी वजह से हर कोई अपनी अपर लिमिट छूने के बाद और ज्यादा ग्रो नहीं हो पाता, नो मैटर हाउ हार्ड दे ट्राई। लेकिन जो भी हो, साइतमा ने उस लिमिटर की धज्जियां उड़ा दी, जिसकी वजह से उसे इमेंसली स्ट्रेंथ और स्पीड मिल गई। वन पंच मैन की दुनिया में मॉन्स्टर को 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जो कि उनके डिस्ट्रक्शन लेवल के हिसाब से रैंक होता है। टाइगर, डीमन, ड्रैगन एंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड। गॉड लेवल थ्रेट उन बींग्स को कहते हैं जो कि प्लैनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन साइतमा के लिए गॉड लेवल थ्रेट भी कुछ भी नहीं है। साइतमा ने वन शॉट किया है लिटरली डीप सीकिंग को। ये वही डीप सीकिंग है जिसके सामने बहुत सारे एस रैंक हीरोज भी कुछ भी नहीं है, लेकिन जब उसका सामना हुआ साइतमा से, तब उसने लिटरली उसे वन शॉट करके ही रख दिया। लेकिन स्पेस में एक और बींग था जो कि वीक अपोनेंट से लड़ते रहते बोर हो चुका था, बोरोस, एलियन फ्रॉम स्पेस, जिसे डोमिनेटर ऑफ द यूनिवर्स के नाम से भी जाना जाता था, और लाखों करोड़ों गैलेक्सीज जीतने के बाद वो अर्थ पे अटैक करता है, लेकिन उसे रोकने के लिए अपना साइतमा आ जाता है। बोरोस और साइतमा फेस टू फेस आता है और बोरोस उसे देखते ही समझ जाता है उसकी एनर्जी की कोई लिमिट नहीं है। साइतमा इससे पहले अपने हर अपोनेंट को बस अपने एक पंच में ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन बोरोस वो बाकियों की तरह नहीं था। साइतमा बोरोस को एक नॉर्मल पंच मारता है जिससे वो दूर जाके गिरता है, जिससे उसका आर्मर टूट जाता है, लेकिन बोरोस को कुछ भी नहीं हुआ था। बोरोस पावर अप करता है जिसकी वजह से अर्थ को ही करने लगते हैं। बोरोस अटैक करता है साइतमा के ऊपर, बट साइतमा को घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि बोरोस की स्पीसीज अपने आप को एक बूंद ब्लड से भी दोबारा रिजनरेट कर सकती थी। साइतमा कॉन्सिक्यूटिव सीरियस पंच से बोरोस के चीथड़े उड़ा देता है, लेकिन बोरोस दोबारा रिजनरेट हो जाता है और एक ही लात से साइतमा को अर्थ से मून तक भेज देता है, लेकिन साइतमा एक ही सेकंड में अर्थ पर वापस आ जाता है। बोरोस और साइतमा उसके बाद डिसाइड करते हैं कि इस बैटल को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए। बोरोस अपना कोलैप्सिंग स्टार रोरिंग कैनन चार्ज करता है और साइतमा अपना सीरियस पंच। बोरोस और साइतमा के अटैक टकराते हैं और साइतमा के शॉक वेव से बोरोस डिस्ट्रॉय हो जाता है। बोरोस कहता है कि साइतमा स्टिल होल्ड बैक कर रहा था, उसके बाद बोरोस मर जाता है और साइतमा एक बार फिर अकेला था सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिवर्स में। मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क में साइतमा ने सारे मॉन्स्टर्स को एक पंच में डिस्ट्रॉय कर दिया था, सिवाय एक को छोड़ के। गाइस, आगे स्पॉयलर्स आने वाले हैं। मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क में हमें रिवील किया जाता है गॉड को, मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर इन वन पंच मैन, जिसे ब्लास्ट बहुत देर से स्टडी कर रहा था। ब्लास्ट इससे भी पहले गॉड के साथ इनकाउंटर कर चुका था, लेकिन इस बार गॉड का निशाना ब्लास्ट नहीं गारो था। गॉड गारो को पावर ऑफर करता है, लेकिन गारो उसे रिजेक्ट कर देता है, लेकिन गारो गलती से गॉड के हैंड को छू लेता है, जिसके बाद उसे मिल जाती है पावर कॉस्मिक, जिसके बाद तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था और बन गया था वो कॉस्मिक गारो। गारो अर्थ पे वापस आता है, लेकिन वो अब मॉन्स्टर नहीं था, वो अब बन चुका था गॉड। गारो ने साइतमा को मार के उसका खून तक निकाल दिया था और सारे हीरोज को डिफीट कर दिया था, इवन ब्लास्ट तक को भी। साइतमा बैटलफील्ड में वापस आता है, लेकिन वो देखता है कि गारो ने ऑलरेडी जेनोस को मार दिया था। साइतमा ने उसके बाद डिसाइड किया कि अब वो होल्ड बैक तो कभी नहीं करेगा। साइतमा जेनोस का कोर पकड़ता है और गारो की ओर सीरियस लुक देखता है। उसके मन में बस एक ही चीज चल रहा था, सीरियस पंचेस। साइतमा गारो की ओर अपना सीरियस पंच चार्ज करता है, लेकिन उससे पहले वो पंच उसको लग पाता। गारो अपना साइतमा मोड ऑन कर लेता है और साइतमा की पावर्स को कॉपी कर लेता है और उसी के ऊपर एक सीरियस पंच मार देता है, लेकिन इससे पहले उनके पंचेस टकराते। ब्लास्ट अपनी पावर यूज करके इन दोनों को जुपिटर पे पहुंचा देता है। ब्लास्ट के अकॉर्डिंग इन दोनों के पंचेस में इतनी फोर्स थी कि वो अर्थ के टुकड़े टुकड़े कर देते। इन दोनों के पंच के कोलैप्स में तो स्पेस में पूरा वॉइड बना देता और ना जाने कितने बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज डिस्ट्रॉय हो गए थे। गारो अपनी एबिलिटीज को साइतमा के ऊपर यूज करता है, लेकिन कोई भी वर्क नहीं करता। गारो हाइपर स्पेस गेट का यूज करता है, लेकिन साइतमा उसे लात मार के ही फेंक देता है।
साइतमा सीरियस टेबल फ्लिप का यूज करता है और गारो समझ जाता है इसकी स्ट्रेंथ लिमिटलेस है, तो मुझे भी इसकी स्ट्रेंथ को लिमिटलेसली कॉपी करना पड़ेगा। लेकिन गारो देखता है किसी वजह से ये काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि साइतमा अपने आप को इन्फिनिटली ग्रो करता जा रहा था, जिसकी वजह से उसे कॉपी करना लगभग इम्पॉसिबल हो चुका था। साइतमा अपने पंचेस को पहले से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना चुका था और अपने अगले पंच को पहले से 10 गुना ज्यादा, और ऐसे ही चलता जा रहा था। और आखिर में साइतमा इस सब से बोर हो जाता है और गारो के पंच को पकड़ता है और एक ही छींक से पूरे के पूरे जुपिटर को डिस्ट्रॉय कर देता है। और गाइस अभी तो पागलपंती शुरू ही हुई है। गारो समझ जाता है कि वो बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है, इसलिए वो साइतमा को सूरज के पास फेंक के खुद भागने की प्लानिंग करता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। साइतमा गारो के मुंह पे पंच मारता है और उसे अर्थ पे फेंक देता है, जिसकी वजह से गारो की ह्यूमन कॉन्शियसनेस वापस आ जाती है। गारो समझ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, सो इसलिए वो साइतमा को टाइम ट्रैवल सिखाता है और साइतमा से सीख भी जाता है। और गारो के कॉस्मिक फॉर्म्स में आने के तुरंत बाद साइतमा उसे एक पंच मार के उसे कॉस्मिक फॉर्म से बाहर निकल देता है। और हम अगर इसके फीट के बेसिस पे स्केल करें ना, सो ये बड़े आराम से एक लोअर मल्टीवर्सल लेवल बीइंग बन जाएगा। लेकिन इसके आगे वाले चैप्टर्स में चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली थी। रीसेंट चैप्टर ऑफ वन पंच मैन में हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है एम्प्टी वॉइड को, द लीडर ऑफ द निंजा विलेज, जो कि हम लोगों की तरह एक नॉर्मल सा इंसान था, लेकिन गॉड के कॉन्टैक्ट में आने के बाद वो करप्टेड बन गया और ब्लास्ट के साथ बैटल में वो ब्लास्ट को ऑलमोस्ट बराबर की टक्कर दे रहा था। लेकिन जो भी हो, ब्लास्ट विक्टोरियस मर्ज हुआ। ब्लास्ट ने एम्प्टी वॉइड को ऐसा इंजर किया था कि उससे रिकवर होने में उसे 15 साल लग गए थे। और 15 साल बाद गारो की पावर कॉस्मिक अब्जॉर्ब करने के बाद एम्प्टी वॉइड फाइनली वापस आता है और वह फाइट करता है फ्लैश और स्पीड ऑफ साउंड सोनिक के साथ, और गॉड की पावर का यूज करके उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। लेकिन जो भी हो, ये दोनों ही रेजिस्ट कर लेते हैं और उसकी इल्यूजन्स को ब्रेक कर देते हैं। एम्प्टी वॉइड रिट्रीट कर लेता है और उसके बाद और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है। हमें बताया जाता है कि एम्प्टी वॉइड के पास रियलिटी मैनिपुलेशन की एबिलिटी है, जिसकी मदद से वो इनफिनाइट पॉसिबिलिटी को देख सकता है और पैरेलल वर्ल्ड को मैनिपुलेट कर सकता है। बेसिकली वो ऐसे डायमेंशन में चला जाता है जो कि पूरे कैजुअलिटी से ही बाहर होता है। एम्प्टी वॉइड साइतमा के ऊपर अपना डायमेंशन कटिंग स्लैश यूज करता है, बट साइतमा उसे 2 उंगली से ही रोक देता है और एक ही झटके में एम्प्टी वॉइड को उस रेलम से बाहर निकाल देता है। उसके बाद एम्प्टी वॉइड साइतमा के ऊपर अटैक करता है, बट साइतमा उसे एक पंच मार के उससे जमीन के अंदर गाड़ देता है, जिसकी वजह से उसका गॉड का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है और एम्प्टी वॉइड बाकियों की तरह नॉर्मल बन जाता है। ओवरऑल मांगा साइतमा स्केल करता है कॉम्प्लेक्स मल्टी टू हाई कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल में विथ इनमेजरेबल स्पीड। सो अब अगर मैं बात करूँ सन भूकंप के बारे में, सो जर्नी फ्रॉम द वेस्ट नोबल के बाद भूकंप को समझ में आ गई थी जिंदगी का असली मतलब। वो पहले ही देख चुका था स्वर्ग की खूबसूरती और नर्क का दुख। वो पहले ही समझ चुका था जिंदगी बहुत ही ज्यादा एक खूबसूरत चीज है, वो उसे खोना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि बुद्धा भी उसके हाथ से उसकी जिंदगी छीन नहीं सकती थी। भूकंप अपनी जिंदगी को एक खूबसूरत तोहफे के रूप में देखता था और वो उसे किसी भी रूप में खोना नहीं चाहता था। उसे मौत मंजूर नहीं थी अपनी, बट वो ये भी जानता था इस क्रूअल वर्ल्ड में उसे सर्वाइव करने के लिए उसे सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। हालांकि हेवन के सारे गॉड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे, लेकिन कोई भी सन भूकंप से ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। अपनी जर्नी में सन भूकंप ने बहुत बार इमॉर्टलिटी को अचीव किया है। उसने कंज्यूम किया है आर्ट ऑफ टावर की मेडिसिन को, जिसकी वजह से वो इम्यून हो गया हर तरह के डिजीजेस से। उसने पी रखा है हेवनली वाइन को, जिसकी वजह से वो कंप्लीटली इमॉर्टल बन गया था। लेकिन भूकंप इससे सेटिस्फाई नहीं हुआ था। वो हेवनली ट्री पे गया और उसके सारे फलों को खा लिया और एक और तरीके से इमॉर्टल बन गया। लेकिन वो यहाँ तक ही नहीं रुका, वो हेल में गया और अपना नाम बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ से ही मिटा दिया। दैट मीन्स मंकी किंग विल नेवर डाई। और उसके इतने बड़े बड़े कांड के बाद हेवन के गॉड्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए और उसने सन भूकंप के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी। उसके बाद सन भूकंप ने आसमान की ओर इशारा किया और सारे गॉड्स को चैलेंज करके बोला, मेरी स्ट्रेंथ तुम सबके बराबर है। भूकंप जानता था कि उसे अकेले जिंदा रहना है और बाकियों को खत्म कर देना है। सन भूकंप अकेले लड़ने चला गया चाइनीज पैंथियन के सारे 600 गॉड्स के खिलाफ, जिनमें से 28 तो कॉस्मिक लेवल के गॉड्स थे जो कि मल्टीवर्स को एक ब्लो में ही डिस्ट्रॉय कर सकते थे। और आखिर में भूकंप को समझ में आ ही गया कि वो हेवन की इक्वल कभी था ही नहीं, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था उनके कंपेयर में। उसके बाद भूकंप निकल जाता है और भी ज्यादा ताकत इकट्ठा करने में। उसके बाद तो वो बहुत ही ज्यादा रिडिकुलस फीट परफॉर्म कर देता है। वो पूरे मिल्की वे गैलेक्सी को अपने कंधों पर ही उठा लेता है। उसके बाद वो सी ऑफ ब्रह्मा में उतर जाता है और उस कॉस्मिक ओशन के अंदर से मिलता है उसे एक आइकॉनिक वेपन, जिसे हम कहते हैं रुई जिंगू बैंग के नाम से। एक ऐसा मैजिकल स्टिक जो अपने साइज को हेवन जितना बड़ा भी कर सकता है और एक सुई जितना छोटा भी। अपनी जर्नी में भूकंप ने ऐसी एबिलिटी गेन की जिसे देख के गॉड्स तक हैरान हो गए। उसने अचीव की 72 ट्रांसफॉर्मेशन को, जैसे सेन हुआई सेन। अब इस एबिलिटी में सन भूकंप अपने बॉडी से बालों को निकाल के थ्रो करता है और उसके जो बाल होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है डिफरेंट काइंड ऑफ सन भूकंप के क्लोन्स में, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। वो एक बार में अपने 84,000 क्लोन्स बना सकते हैं।
और हर एक क्लोन इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि वो मून तक को डिस्ट्रॉय कर। उसके अलावा उसके पास है बुद्धाउट फॉर्म, जिसमें जाने के बाद तो वो सुप्रीम बीइंग बन जाता है। और सुप्रीम बीइंग उन बीइंग्स को कहते हैं जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। उस फॉर्म में उसे बुद्धा के अलावा और कोई नहीं हरा सकता। इस फॉर्म में सन वुकोंग ने ऐसे बीइंग्स को हरा रखा है जो कि पूरे टाइम और स्पेस को डिस्ट्रॉय कर देते थे, यूनिवर्स को बीच में से काट देते थे। अब अगर मैं बात करूं सन वुकोंग की स्पीड के बारे में, सो इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो उसे ओमनी प्रेजेंट बना देता है। बेसिकली सन वुकोंग पोजेस करता है लिमिटलेस अमाउंट ऑफ स्पीड। उसकी स्पीड की कोई लिमिट नहीं है, वो जितना चाहे उतना फास्ट हो सकता है, कॉज की उसने निर्वाणा स्टेज को अचीव किया है। इसके अलावा भी उसके पास है गॉड लाइक स्ट्रेंथ। वो अपने एक पंच में मेटावर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो कि 70,000 मल्टीवर्स का कॉम्बिनेशन होता है। वो इनविजिबल भी हो सकता है, कहीं पे जाने के लिए टेलीपोर्ट भी कर सकता है। आपने ये तो सुना होगा कि लूसीफर टाइम ट्रेवल कर सकता है, टाइम में आगे या पीछे जा सकता है, लेकिन सन वुकोंग इससे भी परे है। वो टाइम में आगे पीछे जा तो सकता है, और इससे हटके वो टाइम को पूरी तरीके से कंट्रोल और मैनिपुलेट भी कर सकता है। और ये तो कुछ भी नहीं, उसने तोड़ रखा है संसारा को। हिंदू और बुद्धिस्ट माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग संसारा एक्चुअली एंडलेस साइकिल ऑफ लाइफ, डेथ एंड रिबर्थ है, जिसे देवता भी नहीं तोड़ पाते हैं। यानी सन वुकोंग अपने आप को स्पिरिचुअली और मेंटली ऐसे पोजीशन पे ले आ चुका है जिसकी वजह से वो एबल हो जाता है कर्मा के लॉस को तोड़ने के लिए। यानी अब उसके पास्ट के एक्शंस उसके प्रेजेंट को चेंज नहीं कर सकता, और इसके प्रेजेंट्स के एक्शंस उसके फ्यूचर को किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं कर पाएगा। और निर्वाणा स्टेज में पहुंचने के बाद, धर्मा के लॉस को पूरी तरीके से मास्टर करने के बाद वुकोंग ने अचीव कर लिया था आत्मिन को। अकॉर्डिंग टू हिंदू एंड बुद्धिस्ट माइथोलॉजी, आत्मिन फाइनल स्टेज ऑफ एग्जिस्टेंस है, यानी उसके ऊपर कोई भी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता। और आत्मिन को अचीव करने से तुम ओमनीपोटेंट तो बनोगे ही बनोगे, और साथ ही साथ तुम ओमनी लॉक भी बन जाओगे। यानी तुम किसी भी वर्स में अपनी ताकत को इस्तेमाल कर पाओगे, और तुम्हारे ऊपर कोई लिमिटेशन भी नहीं रहेगा। यानी तुम अपने वर्स के लॉजिक को क्रॉसवर्स बैटल में अप्लाई कर पाओगे ओमनी लॉक के साथ। ओवरऑल सन वुकोंग स्केल करता है लेयर्स ऑफ हाई आउटर टू इन्फिनाइट लेयर्स ऑफ बाउंडलेस में विथ ओमनीपोटेंट स्पीड। सो सन वुकोंग की पावर्स एबिलिटीज को जानने के बाद आप समझ ही चुके होंगे कि साइतामा के पास एक्चुअली कोई चांस ही नहीं है सन वुकोंग को डिफीट करने के लिए। एंड आई एम नॉट गोइंग टू लाई गाइस, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये बैटल थोड़ी सी भी क्लोज जा सकती है। साइतामा के बारे में भूल जाओ, सन वुकोंग पूरे के पूरे फ्रिक्शन को सोलो कर सकता है। इन दोनों की पावर्स का गैप इतना ज्यादा है कि मैं बोल भी नहीं सकता। सो आउटकम इज क्लियर, सन वुकोंग स्लैम्स।